हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में पुनः देखते हैं बीएनएस को, भारतीय न्याय संहिता को, और इसकी शुरुआत करते हैं प्रथम धारा के साथ और जानते हैं कि क्या इसमें बदलाव हुए हैं। आईपीसी से बीएनएस का सफ़र किस तरह से इसने तय किया है, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है। तो इसकी शुरुआत देखिए आप, स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज लगेगा आपको कि जहां ये सब धाराएं सेक्शन 52A तक यानी 52A तक ये धाराएं फैली हुई थी, इन्हें स्पष्ट किया गया था, वो मात्र दूसरी ही धारा में 52A तक सभी धाराओं को कवर किया गया है। ठीक है ना। तो जो चीज़ें फैली हुई थी, केवल सेक्शंस के नाम पर संख्या बढ़ा दी गई थी, उन चीज़ों को कम करके और मैटर को बढ़ा करके इसे नया रूप दिया गया है। ठीक है ना। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की और देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि क्या क्या इसके अर्थ होंगे, क्योंकि हम एक नए एक्ट के हिसाब से देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हमें नहीं पता कि पहले आईपीसी में क्या चीज़ थी, हमें तो भारतीय न्याय संहिता में देखना है कि कोई भी एक्ट किस तरह से शुरुआत होता है। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में, इसका मतलब कि जो भारतीय न्याय संहिता है वो भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में है, भारतीय स्वतंत्रता के 74वें वर्ष में नहीं। 1947 से नहीं, 1950 से अगर देखें तो 2023-24 जो हमारा फिलहाल का समय चल रहा है उसमें ये अधिनियम आएगा, क्योंकि बिल आ चुका है, अधिनियम 2024 में आएगा। तो भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में ये एक्ट आपके सामने होगा, द भारतीय न्याय संहिता, और ये बता रहा है 74वां वर्ष यानी 2024। ये हमारी इसकी प्रियम्बल है जिसमें बताया गया है कि भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में, गणराज्य शब्द हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में भी। गणराज्य का अर्थ है कि जो राष्ट्रपति का पद होगा भारत में, जो सर्वोच्च अधिकारी है, उसका जो पद है वो वंशानुगत क्रम पर न चलकर जनता में से ही हर बार चुना जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की प्रथम धारा है, संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू होना। संहिता का नाम क्या है, उसका प्रारंभ कैसे होता है और कहां पर वह लागू है। तो सबसे पहले ही पॉइंट में इसके दिया गया है नाम। तो इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये इस अधिनियम का नाम है। प्रवर्त विधि, प्रवर्त तिथि, तिथि कौन सी है प्रवर्त होने की, लागू होने की। क्या ये अधिनियम बन चुका है? नहीं, अभी तो ये केवल एक बिल ही है ना, अभी तो ये विधेयक है। तो प्रवर्त विधि कब होगी? प्रवर्त विधि जब होगी जब केंद्र सरकार इसे अपने राष्ट्रीय गजट में छाप करके कह देगी कि इस तिथि से ये अधिनियम लागू है, तो वो प्रवर्त विधि इसकी कहलाएगी। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा गया है कार्यलोप भारत के भीतर, यानी इससे ही मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि इस पॉइंट में क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यह संहिता कह रही है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति जो कार्य इस अधिनियम द्वारा रोके गए हैं, उन कार्यों पर क्या कहते हैं, रोक लगा दी गई है, और वो कार्य कोई करता है, या लोप, कि जिस कार्य को करने के लिए आपको मैंडेटरी किया गया है, आपको किसी सर्विस में अगर चुना गया है, किसी जॉब में चुना गया है, और वो कार्य अगर आप नहीं करते तो वो लोप कहलाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है भारत के भीतर तो वह अपराध करता है। ये तीसरे पॉइंट में बात बता दी गई है। धारा 1 की उपधारा 3 में इस बात को बता दिया गया है कि कार्य और लोप जो है उसका अर्थ हम समझ गए हैं, लेकिन एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आ जाएगा। कार्य कि कोई भी व्यक्ति भारत में चोरी करता है, वो एक कार्य कर रहा है तो वो अपराधी है। दूसरा कि किसी एक पुलिस अधिकारी को हमने जो कार्य सौंपा गया है, ट्रैफिक पुलिस का अगर कार्य है और उसे वहां पर चौराहे पर खड़ा होना है, अपनी ड्यूटी निभानी है, और वो नहीं निभाता तो वो अवैध लोप करता है, ये है, तो वो इसके अंदर अपराध करता है, ये कहा जाता है। इसके बाद धारा 1 के उपधारा 4 में अब अगर हम देखें कि भारत से बाहर भी क्या कोई अपराध किया जा सकता है, कि मतलब हम भारत से बाहर हैं और भारतीय न्याय संहिता हमारे ऊपर लागू होगी या नहीं होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल
ये हमारे ऊपर लागू होगी। लेकिन कब होगी? कि भारतीय न्याय संहिता में जिन कार्यों को, जिन लोपों को बताया गया है और वो कार्य या लोप हम कर रहे हैं, वो अपराध हम कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर लागू हो जाती है जब भी कोई व्यक्ति लौट करके भारत में आता है। एग्जाम्पल फिर से समझिए कि कोई व्यक्ति युगांडा में हत्या करता है। अब हत्या भारतीय न्याय संहिता में है अपराध के रूप में? बिल्कुल है। अगर भारतीय न्याय संहिता में अपराध के रूप में है कि कोई व्यक्ति अगर बाहर किसी राष्ट्र में, युगांडा में अगर वो हत्या करके आता है, क्योंकि हत्या वो कर रहा है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, जो कि एक अपराध है, तो भारत की सीमाओं में आते ही उसे एक अपराधी, एक दोषी के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। इस बात को स्पष्ट करता है धारा 4 का उपधारा, धारा 1 की उपधारा 4, ठीक है ना। अब धारा 1 की उपधारा 5 के फर्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं कि ये बता रहा है कि विदेश में जब हम कोई अपराध करके आते हैं, भारत से बाहर कोई अपराध करके भारत में आते हैं, तो भारत के बाहर जो है वो किसके ऊपर लागू होगी? भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता लागू होगी कि जो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, भारत से बाहर है कोई अमेरिकन, अमेरिका में ही है, क्या उसके ऊपर लागू होगी? तो नहीं होगी। सबसे पहले वो एक भारतीय होना चाहिए। तो पहला पॉइंट कि वो एक भारतीय होना चाहिए। दूसरा, पोत या विमान, जिस पोत या विमान पर वो अपराध कर रहा है, कि भारत का अगर कोई पोत या विमान किसी विदेश में है, ठीक है ना, वायुयान है या कोई शिप है, जलयान है, अगर कोई वहां पर है और उस पर कोई अपराध करता है, चाहे वो यहां पर विदेशी हो या फिर भारतीय नागरिक हो, वो भी दंडित किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, जब वह भारत की सीमाओं के अंतर्गत प्रवेश करेगा, तब की बात हो रही है। इसके बाद कंप्यूटर संसाधन, भारत के बाहर से कोई भी व्यक्ति भारत के भीतर उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर साधन पर कोई भी आपराधिक गतिविधि करता है और वो भारत की सीमाओं में प्रवेश करता है, वो भी भारतीय न्याय संहिता के द्वारा दंडित किया जाएगा। ये बात बता दी धारा 1 में। तो धारा 1 बिल्कुल अपने चीजें स्पष्ट कर रही है। इसके बाद स्पष्टीकरण भी इसने दिया कि कंप्यूटर साधन कैसा हो सकता है, उसका स्पष्टीकरण दिया गया है। और स्पष्टीकरण में बताया गया है कि अपराध को हम किस चीज में मानेंगे कि वो अपराध है। तो अपराध जो है शब्द, उसे यहां पर कह दिया गया है कि भारत के बाहर हो या भारत के भीतर हो। लेकिन अगर वो भारतीय न्याय संहिता में अपराध कह दिया गया है कि वो अपराध है, तो वो अपराध है। अगर भारतीय न्याय संहिता में हत्या अपराध है, तो वो भारत से बाहर किए जाने वाले जो अन्य अपराध हैं, जो वहां पर हत्या करता है, कि उस देश में वो हत्या अपराध हो या ना हो, वो भारत की सीमाओं में जब भी आएगा तो वो अपराधी माना जाएगा। ये स्पष्टीकरण में था। इसके बाद दृष्टिकोण में कि भारत के बाहर कोई हत्या करता है, बिल्कुल वही दृष्टांत इसने दे रखा है कि भारत के बाहर कोई अपराध करके भारत में आता है, हत्या करके, मृत्यु करके किसी की, भारत में अगर वह आता है, क्या वो दंडित किया जाएगा? तो बिल्कुल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि भारतीय न्याय संहिता यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मृत्यु कारित करता है, तो वो है हत्या करता है, जो इसमें एक अपराध के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए उसे यहां पर दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा 1 का उपधारा 6 देख लेते हैं कि भारत के ऑफिसर, सैनिक इत्यादि इत्यादि, कि भारत के भीतर जो ऑफिसर्स हैं, जो सैनिक हैं या कोई अन्य अधिकारी हैं, क्या उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता लागू है? तो उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता कुछ हद तक लागू हो सकती है, लेकिन जब वो अपने सैनिक के रूप में है, अधिकारी के रूप में है, और उनके ऊपर कोई अन्य अधिनियम लागू है, तो वो अधिनियम लागू होगा, ना कि भारतीय न्याय संहिता। ठीक है ना? तब यह लागू नहीं होगा। ये इस बात को स्पष्ट करती है धारा 1 की उपधारा 6। तो धारा 1 हम अच्छी तरह से समझ गए। इसका नाम क्या है, प्रवर्तन की तिथि क्या है, कार्य और लोप से भारत के भीतर, भारत के बाहर किस तरह से अपराध होगा, और भारत का नागरिक होना जरूरी है, पोत या विमान अगर है तो उस पर भी उसे दंडित किया जा सकेगा। कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बना करके अगर कोई अपराध करता है, वो भी इसकी श्रेणी में आ जाएगा। स्पष्टीकरण बता दिया, दृष्टांत बता दिया, और छठे पॉइंट में यह भी बता दिया कि भारत ऑफिसर
भारत के जो ऑफिसर्स हैं, सैनिक हैं, क्या उनके ऊपर सीधे सीधे लागू होता है? तो नहीं होता। उनकी जो विशेष विधि है उनकी प्राथमिकता पहले है। विशेष विधि, स्थानीय विधि, ये शब्द हम यहां पर देखेंगे कि ये कौन सी ऐसी विधि है, इनको क्यों भारतीय न्याय संहिता से पहले स्थान मिला है। ठीक है, तो धारा 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी क्वेश्चन हो आपका आप डाल सकते हैं कमेंट में, मैं उसे जरूर देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। इसके बाद धारा 2, दूसरी धारा को देखते हैं। दूसरी धारा कहती है परिभाषाएं। ये परिभाषाओं के विषय में बात करती है और बताती है इनके अर्थों को, कि जो शब्द धारा 2 में बताए जा रहे हैं पूरे अधिनियम में उन शब्दों का वही अर्थ लिया जाए। इसलिए परिभाषाओं को, डेफिनेशंस को यहां पर बताया गया है कि इनके माध्यम से आप पूरे अधिनियम को पढ़ सकेंगे। प्रत्येक अधिनियम में ये जो शब्द हैं ये स्पष्ट कर दिए जाते हैं कि हम आगे चल करके क्या अपना कोई भी अर्थ ले लेंगे, तो नहीं। जो शब्द, जो अर्थ यहां पर दिया गया है उन्हीं अर्थों का हम प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है ना। तो आइए दूसरी धारा पर देखते हैं भारतीय न्याय संहिता की, कि संदर्भ से अपेक्षित न होने पर। संदर्भ क्या है? संदर्भ होता है कि किसी भी लाइन में कुछ लिखा हुआ है, कि यह लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, लिखा हुआ है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई कार्य करता है, और यहां पर अगर मजिस्ट्रेट शब्द है डेफिनेशन क्लोज में, और उसमें लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट का अर्थ हम लगाएंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट से, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, और यहां पर संदर्भ क्या है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो खुद स्पष्ट कर रहा है कि वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। तो यहां पर जो मजिस्ट्रेट शब्द लिखा हुआ है, यहां पर न्यायिक का हम अर्थ नहीं लेंगे, क्योंकि संदर्भ पहले ही बता दिया कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट हम लेंगे तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही लेंगे। अगर यहां पर केवल मजिस्ट्रेट शब्द होता तो ये एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में हमें इसे स्वीकार कर लेते। ठीक है ना। तो संदर्भ से अपेक्षित न होने पर, कि संदर्भ में कुछ और ना बताया गया हो इसका अर्थ, उसके अलावा हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। 39 इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, एक बार पढ़ देता हूं। कि कार्य बताया गया है, जीव जंतु क्या होगा, कूटकरण, न्यायालय, मृत्यु, बेईमानी से, दस्तावेज, कपट पूर्वक, लिंग, सद्भाव पूर्वक, सरकार, संश्रय, इन शब्दों को, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये सारे शब्द इसमें बताए गए हैं। आइए इन्हें एक एक करके जान लेते हैं। कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है कि हम इसे समझ नहीं सकते, बड़ा आसान है। हम एक नई चीज सीख रहे हैं, आप एक दो बार रिपीट करके इस चीजों को देख सकते हैं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की, जिस पर हमारा न्याय का बिल्कुल ढांचा टिका हुआ है, वो अधिनियम ये हम इसे स्वीकार करने वाले हैं। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना है कि कार्य शब्द, वैसे तो कार्य कोई काम करना हो जाता है, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, कि जब हम हिंदी में पढ़ते हैं ना पर्यायवाची शब्द, तो लिखा होगा कार्य और आगे लिखा होगा काम, कोमा कर्म, हो गया काम। यहां पर हम हिंदी नहीं पढ़ रहे, हम समझ रहे हैं कि यहां पर कानून के शब्द क्या हैं, उनका अर्थ क्या है। यहां पर सिंपल सी बात बताई गई है कि कार्य मतलब कोई भी काम करना ही है यहां भी। ठीक है, लेकिन क्या है कि एक कार्य करना, दो कार्य करना, या 10-15 कार्य करना। हम मतलब कार्यों में कार्यावली भी सम्मिलित करेंगे। एक व्यक्ति चोरी करता है, एक व्यक्ति लूट भी करता है, एक व्यक्ति हत्या भी करता है, एक व्यक्ति सामान चुराता भी है, एक व्यक्ति थप्पड़ मार करके आ जाता है, तो उसने 4-5 कार्य करे घटना स्थल पर, तो वो उसने क्या कहिए, कार्यावली की कुछ भी किया, तो हम तब भी कहेंगे कि ये कार्य किया। यानी शब्द एक, कार्य में कार्यावली भी सम्मिलित है, पूरी आवली भी उसमें सम्मिलित है। इस बात को इसमें स्पष्ट किया गया है। इसके बाद जीव जंतु में हम समझते हैं कि भाई जो भी जीव, अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो जिसमें जीवन है वो जीव है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर जीव जंतु केवल सबके लिए उपयोग किया गया है, मानव को छोड़ करके। जो मनुष्य रूप में है उसे अगर हटा दें और जिसमें भी जीवन है वो यहां पर जीव जंतु में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसके बाद कूटकरण, बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, लेकिन इसे हम शुरुआत में समझने के लिए कह सकते हैं कि
एक बोर्ड है, मान ले यही बोर्ड है एक, ठीक है ना, और ऐसा ही सेम टू सेम बोर्ड बना लिया, या हमारी जो करेंसी है भारत की उसका ही एक बिल्कुल सेम वैसी ही करेंसी का नोट हमने बना लिया, तो वो उसका कूटकरण कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये इस शब्द का अर्थ है। इसके बाद न्यायालय। न्यायालय शब्द में कौन सी चीजें आ जाएंगी? हिंदी की अगर फिर से बात करें तो न्याय जमा आलय या न्याय का आलय, यानी ऐसी जगह जो न्याय प्रदान करता है। शब्द बिल्कुल सही है, थोड़ा अर्थ भी वही है, लेकिन यहां पे अलग चीज ये है कि केवल एक न्यायालय कोर्ट हमने बना दिया कि भैया ये कोर्ट है और हमने इसे न्यायालय कह दिया। केवल ये न्यायालय नहीं होता। भारतीय न्याय संहिता में न्यायालय का अर्थ केवल इससे नहीं है कि कोर्ट बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं। उसमें बताया गया कि जहां न्यायाधीश बैठ करके न्याय प्रदान कर दे, चाहे वो एक ऑफिस में बैठ करके करता है, चाहे वो न्यायालय कोर्ट में बैठ करके करता है, सड़क पे बैठ करके करता है, चौराहे पर करता है, पुलिया पर करता है, वही न्यायाधीश न्यायालय हो जाएगा। न्यायाधीश से ही न्यायालय का अस्तित्व है। ये समझिए आप कि जहां भी कोई जो न्यायाधीश है वो न्यायिक कार्य करता है तो वही स्थान न्यायालय का रूप धारण कर लेती है, वो न्यायालय हो जाता है। इसके बाद मृत्यु की बात कर रहा है, तो मृत्यु तो सभी की है, ये तो जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, लेकिन यहां पर मानव की मृत्यु की बात की है, ठीक है ना। क्योंकि आगे जब आप परिभाषाएं देखेंगे कि हत्या हो गई, तो हत्या में कहेंगे कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, तो यहां पर मृत्यु आ गया। अगर इस मृत्यु में मच्छर की मृत्यु, बिल्ली की मृत्यु, हिरण की मृत्यु, शव की अगर मृत्यु इसमें जोड़ दी जाए तो फिर तो हत्या, अगर मच्छर को भी मारा तो हत्या हो जाएगी। तो यहां पर मृत्यु में केवल मनुष्य की मृत्यु की बात की गई है। इसके बाद बेईमानी से, बेईमानी को जानने के लिए दो शब्द हमें पहले जानने होंगे, जो है सदोष हानि, सदोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ या हानि उठाना। इन शब्दों को जान लेते हैं। जब एक व्यक्ति सदोष, दोष के साथ कोई लाभ धारण करता है तो सामने वाले को सदोष हानि होगी। मैं कहता हूं कि मैंने किसी का पर्स चुरा लिया, उसमें 5,000 रुपए हैं, तो मुझे पर्स और 5,000 रुपए का सदोष अभिलाभ हुआ। लाभ तो हुआ, लेकिन कैसा? सदोष। दोष मुक्त नहीं है वो, दोष उसमें है कि मैंने दोष चुराया है, ऐसे ही उठा लिया है, और सामने वाला जिसकी चोरी हुई है उसे सदोष हानि प्राप्त होगी, ठीक है ना। और सदोष अभिलाभ हानि उठाना, बिल्कुल यही कि वो सदोष अभिलाभ होगा और सदोष हानि होगी। एक पक्ष को सदोष अभिलाभ होगा, दूसरे पक्ष को सदोष हानि हो जाएगी। तो जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से सदोष अभिलाभ प्राप्त कर लेता है और सामने वाले को सदोष हानि पहुंचा देता है, तो ये बेईमानी कहलाती है। यही इसकी परिभाषा है। इसके बाद दस्तावेज। आप इस बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को देख रहे हैं, ये भी दस्तावेज है। अगर आपके इन्वर्टर के ऊपर कोई वर्ड लिखा हुआ है, आपके एसी के ऊपर कोई शब्द लिखे हुए हैं जिससे आप समझ रहे हैं, वो भी दस्तावेज आ जाता है। दस्तावेज का अर्थ केवल इतना नहीं है कि पेन, पेपर, बोर्ड, मार्कर यही होना चाहिए, नहीं। अगर दीवार पर कोई चीज लिखी हुई है, लेकिन कैसे? शब्दों, अंकों, चिन्हों, शब्द हो, अंक हो या कोई भी चिन्ह हो, तो वो दस्तावेज की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है ना। और जिनका उद्देश्य उसे, जो हम शब्द देख रहे हैं, अंक देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, एक एविडेंस, साक्ष्य के रूप में उसका उपयोग करना हो, उसका उद्देश्य, तो वो दस्तावेज की श्रेणी में आ जाता है। जो व्यक्ति कपट करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वो कपट पूर्वक कहलाता है, कि वो कपट से कार्य किया, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद लिंग की अगर हम बात करें, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग अगर हम पढ़ें तो पुरुष और स्त्री, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर संस्कृत में पढ़ें तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और एक और लिंग जोड़ दिया जाता है, बहुलिंग। तो इस तरह से उसमें लिंग की बात की गई है। लेकिन यहां पर लिंग का क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो
अगर परिभाषा में लिखा हुआ है कि वह अपराध करता है, अगर ये शब्द लिखे हुए हैं केवल ये कि वह अपराध करता है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो एक पुरुष है कि वह अपराध करता है, जबकि यहां पर बताया गया है कि ही इक्वल्स टू ही तो है ही, लेकिन ही इक्वल्स टू शी भी है। ठीक है ना। अगर वहां पर परिभाषा में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए बिना सम्मति के किसी की चल संपत्ति को हटाता है तो वह चोरी करता है, वह चोरी करता है। अब यहां पर हम कहेंगे कि स्त्री की परिभाषा अलग बनाई जाए, भाई स्त्री की वह चोरी करती है, तो इसने कह दिया कि ही इक्वल्स टू ही एंड ही इक्वल्स टू सी, दोनों ही हैं। ठीक है ना। तो लिंग को यहां पर परिभाषित इसलिए किया गया है। इसके बाद सद्भाव पूर्वक, कि जो कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक कार्य कैसे करता है, उसमें वो कौन कौन से तत्व सम्मिलित होने चाहिए कि वो सद्भाव पूर्वक कार्य करता है। तो वो सद्भाव से अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो सद्भाव पूर्वक कहलाता है कि उसने सद्भाव पूर्वक कार्य किया। इसके बाद सरकार शब्द दिया गया है, संश्रय शब्द दिया गया है। सरकार में दो तरह की सरकारें भारत में हैं, जो हमें पता भी है कि एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है, वही इसमें स्पष्ट की गई है। और संश्रय की कोई अपराधी छुपता छिपाता घूम रहा है अपराध करने के बाद, और कोई तीसरा व्यक्ति उसकी सहायता करता है। दूसरा कौन? दूसरा मैंने इसलिए नहीं बोला, अगर किसी की पत्नी उसकी सहायता करती है तो वो संश्रय में नहीं आता, लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसकी सहायता करता है तो वो संश्रय का अपराधी होगा। अपराधी की सहायता करना भी अपराध है संश्रय के रूप में। इसके बाद क्षति, किसी भी अपराध का एक महत्वपूर्ण तत्व है क्षति, कि क्षति होनी चाहिए, नुकसान होना चाहिए। ठीक है ना। कि कोई कार्य का किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके पीछे जो है दुराशय होना चाहिए और वो कार्य किया भी जाना चाहिए। और आखिरी है कि क्षति भी हुई हो। क्षति चार प्रकार की होती है, मानसिक क्षति, शारीरिक क्षति, सांपत्तिक क्षति और चारित्रिक क्षति। ठीक है ना। जब क्षति पढ़ाऊंगा और बेहतर तरीके से तो आपको बताऊंगा, चलो बता ही देता हूं कि क्षति, शारीरिक क्षति कि आपके शरीर को क्षति हो रही है, किसी की मृत्यु कर दी शारीरिक क्षति, किसी को थप्पड़ मार दिया यानी उपहत्या अपराध कर दिया तो शारीरिक क्षति हो गई। इसके बाद मानसिक क्षति, ठीक है ना, किसी के साथ लज्जा भंग, स्त्री की, तो लज्जा जो है उसकी शारीरिक क्षति हो भी सकती है, लेकिन मानसिक क्षति बहुत हद तक होगी, वो सोचेगी कि ऐसा क्या हुआ, तो वो जो है वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद सांपत्तिक क्षति कि मैंने आपका मोबाइल चुरा लिया, ठीक है ना, डकैती कर ली गई, लूट कर ली गई, या फिर संपत्ति को तोड़ दिया, रिश्ती कर दी संपत्ति की, जो आगे आप देखेंगे अपराध के रूप में, तो ये आपकी सांपत्तिक क्षति हो जाएगी। और चारित्रिक क्षति में कि मैं आपके बारे में कोई भी ऐसा अपलेख, अपमानजनक वचन में बोल देता हूं, अपवचन, तो आपकी मानहानि जो होगी वो आपके जो चारित्रिक आपने चरित्र बनाया हुआ है समाज के मध्य, उसे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाऊंगा, क्षति करूंगा, तो ये चौथे प्रकार की क्षति हो जाती है। अवैध, इल्लीगल होना, ठीक है, जो भी कार्य अपराध के रूप में स्वीकार किए गए हैं वो अवैध हैं। ठीक है। कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जो वैध हो। अवैध मतलब कि उसे दंड मिलेगा, तो ये अवैध की परिभाषा हो जाती है। इसके बाद न्यायाधीश और जीवन को हम देखेंगे कि न्यायाधीश क्या है, कि जो व्यक्ति सरकार द्वारा न्याय करने के लिए रखा गया है वो तो न्यायाधीश है ही। इसके अलावा अगर गांव का प्रधान है, नगर पालिका का कोई ऐसा सदस्य है, नगर पालिका का चेयरमैन, की उसे न्यायिक शक्तियां दी गई है, जिले अधिकारी को न्यायिक शक्तियां दी जाती हैं, तो जब वो न्यायिक कार्य करता है तो वो न्यायाधीश कहलाता है। और जीवन की यहाँ बात की गई है, जिस तरह से मनुष्य की मृत्यु की बात की गई थी, तो ऐसे ही यहाँ पर मनुष्य के जीवन की ही बात की गई है। इसके बाद स्थानीय विधि की अगर हम बात करें, और इसके साथ साथ विशेष विधि भी हम पढ़ लेते हैं। स्थानीय विधि का मतलब है कि भारत के किसी एक विशेष स्थान के लिए वो विधि होती है।
अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हम एक बीच का कानून बना रहे हैं, बीच मतलब वही किनारे का तट का कानून, जो समुद्र तट का कानून है, वो मुजफ्फरनगर में क्या काम करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर समुद्र ही नहीं है। तो अगर समुद्री तट का कोई विधि बनानी है तो वो हमारे मेरठ मुंबई के लिए बनाई जाए, वो कर्नाटक के किसी शहर के लिए बनाई जाए, गोवा के लिए बनाई जाए, तो वो स्थानीय विधि होगी, ठीक है ना, एक स्थान संबंधित होगी। कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश आती है, ठीक है, मेघालय जैसे अगर राज्य की अगर हम बात करें तो वहां पे ऐसी विधि बनाई जा सकती है। कुल मिलाकर के एक विशेष स्थान से संबंधित जो विधि बनाई जाएगी वो स्थानीय विधि है। इसके अंतर्गत जो अधिनियम है, जैसे यूपी का पंचायती राज अधिनियम है, वो एक स्थान विशेष यूपी में है, ऐसे ही हर राज्य के हो सकते हैं। इसके बाद इस विशेष विधि की अगर हम बात करें तो एक विशेष वर्ग के लिए जो विधि बनाई जाती है, जैसे मुस्लिम एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ये एक विशेश विधि है, चाहे वो मुस्लिम या हिंदू जम्मू कश्मीर का हो या मध्य प्रदेश का हो, केरल का हो या तमिलनाडु का हो, सिक्किम का हो या अरुणाचल प्रदेश का हो, वो कहीं का भी हो, वो एक विशेष विधि के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद पुरुष की बात की गई है तो स्त्री की भी हम बात यहां पर कर लेते हैं। स्त्री शब्द ये रहा, पुरुष और स्त्री भारतीय न्याय संहिता में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी आयु का कोई भी मानव नर और किसी भी आयु की मानव नारी पुरुष और स्त्री होते हैं। यदि किसी 2 साल की महिला के साथ, 2 साल की बच्ची के साथ, कन्या के साथ कोई अपराध किया जाता है, शारीरिक मानसिक इत्यादि कोई भी अपराध हो सकता है, तो उसमें क्या उसे स्त्री माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये बात है। क्या उसे अपराध के लिए सजा मिलेगी? तो मिलेगी, क्योंकि वो भी स्त्री है किसी भी आयु की। ऐसा नहीं है कि स्त्री 18 वर्ष की कोई महिला होगी वो स्त्री होगी, कोई 2 वर्ष की भी है, कोई 4 वर्ष की भी है, कोई 6 महीने की भी है, वो भी स्त्री है। ऐसे पुरुष कि 6 महीने से लेकर 60 साल तक, 80 साल का, 95 साल का व्यक्ति, वो भी पुरुष होगा। तो पुरुष और स्त्री भी हम समझ गए। मानसिक रुग्णता, इसके लिए एक विशेष अधिनियम है 2007 का कि मानसिक रुग्णता अधिनियम, उसमें बताया गया है कि मानसिक रुग्ण कौन व्यक्ति होगा, इसमें यही परिभाषा दी गई है। वर्ष या मास कि अगर हम जब भी तारीख समय की इसमें बात करेंगे न्याय संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में, तो वर्ष या मास अंग्रेजी कैलेंडर का जनवरी फरवरी मार्च होगा और ईयर 2021 22 23 होगा, ना कि संवत 2075 76, ठीक है ना। तो वो अंग्रेजी मास और वर्ष लेंगे, ये भी बता दिया गया। जंगम संपत्ति क्या होती है? जंगम संपत्ति 2 तरह की संपत्ति को 2 भागों में बांटा गया है, एक चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति को जंगम संपत्ति और अचल संपत्ति को स्थायित्व, ठीक है ना, स्थायित्व संपत्ति कहते हैं, जो स्थायी है, ठीक है ना। और जो जंगम संपत्ति है वो एक चल संपत्ति है। तो चल संपत्ति कौन कौन सी है? तो इसमें परिभाषा दी गई है, एक भूमि, भूमि से भूबद्ध और भूबद्ध चीजों से परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजों को छोड़ करके सभी वस्तुएं जंगम संपत्ति होती हैं। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड जो है वो भूमि नहीं है, भूमि से ये जो दीवार है ये भूबद्ध है और भूबद्ध से स्थायी रूप से जकड़ा हुआ। क्या स्थायी रूप से जकड़ा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो लटका हुआ है। जकड़ा हुआ अगर ये होता तो इसे भी हम जंगम संपत्ति स्वीकार न करते, ये तो केवल लगा हुआ है। लेकिन अगर हम पत्थर की बात करें जो जकड़ा हुआ है, भूमि से जकड़ा हुआ है स्थायी रूप से, तो वो भी अब एक क्या होगी? अचल संपत्ति हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद वचन, वचन को बताया गया है। वचन कई प्रकार के होते हैं, वचन वादे को भी कहते हैं, प्रोमिस कर लिया वो भी वचन है। लेकिन यहाँ पर वचन को उसमें सिंगुलर और प्लूरल में बताया गया है कि अगर हम ये कहते हैं कि वह कार्य करता है, वह अपराध करता है, यही एग्जाम्पल यहाँ भी सेट बैठता है कि वह अपराध करता है, तो उस वह में कई व्यक्ति हो सकते हैं। वह दल कार्य करता है, वह समूह कार्य करता है, वह समूह अपराध करता है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी वचन में। यानी बहुत सारे लोगों के लिए हम एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं।
शपथ, शपथ केवल ये नहीं होती कि मैं भारत का नागरिक ये शपथ लेता हूं कि, ठीक है ना, हम लिखित रूप में शपथ की भी यहाँ पर के बात करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसके ऊपर हमारे सिग्नेचर है, हाँ, ये स्वीकार कर लिया जाएगा कि मैंने ये शपथ ली है। इसके बाद अपराध की जो विधि द्वारा यानी भारतीय न्याय संहिता द्वारा जो दंडनीय है वो एक अपराध के रूप में स्वीकार किया गया है। जो भी भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय है वो अपराध के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लोप मैंने आपको बताया ही है कि लोप का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हमने कोई कार्य किया और वो अपराध हो गया, कोई कार्य न करके भी अपराध किया जा सकता है। मेरी जो जिम्मेदारी है, सरकार ने मुझे गोताखोर बनाया कि जो भी नदी में आकर के कूदे उनकी जान बचाना तेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपना कार्य नहीं करता तो मैं अवैध लोप कर देता हूं, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। इसके बाद हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति भी कि एक मानव जीवन जो है उसमें जो पुरुष हैं स्त्री हैं वो तो व्यक्ति के रूप में आएगा ही, लेकिन कृत्रिम व्यक्ति भी यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं विधि में कि कोई कंपनी, क्योंकि इसमें एक अपराध है छल, चीटिंग का अपराध, चीटिंग एक कंपनी भी कर सकती है, तो एक कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया है, निगम को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। लोक और लोक सेवक, लोक में लोग बिल्कुल लोग सम्मिलित हैं, प्रजा सम्मिलित है, ठीक है ना, और लोक सेवक हमारे लिए जो सर्विस देते हैं लोग, न्यायिक कार्य करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं, कार्यपालिका के सदस्य हुए वो लोक सेवक हैं। हमारे लिए सरकारी नौकरी करने वाले लोग वो लोक सेवक हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है कि लोक सेवक कौन है और लोक सेवक कौन नहीं है, ये बताया गया है। तो वकील एक लोक सेवक नहीं है, न्यायाधीश एक लोक सेवक है, पुलिस अधिकारी एक लोक सेवक है। तो ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। एक सोसाइटी का जो सेक्रेटरी होगा वो लोक सेवक नहीं है, पुलिस अधिकारी है, सेना में जो अधिकारी हैं वो लोक सेवक है, ठीक है ना। इसके बाद विश्वास करने का कारण, विश्वास करने का कारण देख लेते हैं, शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि रात्रि का समय है और रात्रि के समय में कोई व्यक्ति आपके घर आता है सामान बेचने के लिए कि मेरे पास 1 किलो सोना है जिसकी कीमत मार्केट में कितनी होगी 60-65 लाख, और वो आपको कह रहा है कि मैं 2 लाख में बेचने के लिए तैयार हूं। तो आपको विश्वास करने का कारण ये तत्व आपके मन में आएगा और आप 2 चीजों को सोचोगे कि या तो ये सोना नहीं है, या तो ये नकली सोना है, और या ये कहीं का चोरी का है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कोई भी अपराध में कि मुझे नहीं पता था ये चोरी का है, मुझे नहीं पता था ये लूट का है। तो यहां पर आप फंस जाते हैं कि जब भी कोई कार्य इस तरह का होता है तो आप दोषी पाए जाएंगे। अक्सर जो घर के सिलेंडर होते हैं चोरी के अगर वो होते हैं, हम ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहिए इस चीज से भी कि हमें ऐसे ही नहीं खरीद लेते हैं। और कोई नहीं, अगर विश्वास करने का कारण हर किसी के मन में जन्म लेता है, ये तो केवल कहने की बात है कि मुझे नहीं पता था ये चीज, क्योंकि विश्वास करने का कारण मन में आ ही जाता है। विश्वास हर कोई एकदम नहीं कर सकता किसी पर भी। मतलब 50 लाख का कोई सोना, 60 लाख का, 65 लाख का कोई सोना आपको 2 लाख में बेच रहा है, रात्रि का समय है, और आपको शक भी ना है कि ये नकली है या चोरी का है, तो ये तो बिल्कुल अनोखी ही बात होगी। इसके बाद देख लेते हैं कि मूल्यवान प्रतिभूति क्या है। जलयान, स्वेच्छा, विल, ठीक है ना। तो इन्हें देखते हैं कि मूल्यवान प्रतिभूति यानी आपके पास ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई चेक जो एक मूल्यवान है, ठीक है ना, आपको मूल्य दिला सकता है। भूमि का पट्टा की प्रति हो गई, वो इसमें सम्मिलित हो जाती है। जलयान में बताया गया है कि जल के ऊपर जो यान है, चाहे वो एक शिप हो या बोट हो, या इसके अतिरिक्त अगर आप लकड़ी का गट्ठर बनाकर भी डाल देते हैं, वो उसके ऊपर चल रहा है, सामान को ले जा सकता है, यात्री को ले जा सकता है, तो वो जलयान है। इसके बाद स्वेच्छा, कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा कोई कार्य करता है, उसकी इच्छा उसमें है नहीं, उसे स्पष्ट करती है। और विल को बताया गया है कि उसकी इच्छा उसमें है या नहीं, विल, कि वो अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर देता है, तो ये विल इसमें सम्मिलित किया गया है। और आखिरी पॉइंट कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कि जो शब्द इसमें स्पष्ट किए गए हैं
वो तो उनका अर्थ यही लगाएंगे, लेकिन इनसे अतिरिक्त अगर कोई शब्द आते हैं और वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अगर वो बताए गए हैं तो उनका वही अर्थ लेंगे जो उसमें है, ठीक है ना। और भारतीय नागरिक सुरक्षा में जो शब्द आए हैं वो हम इस संहिता के, भारतीय न्याय संहिता के शब्दों को वहां पर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर होती है। बहुत बड़ी सेक्शन थी, लेकिन शब्दों को आसान तरीके से हमने इसमें जाना। और इसके बाद धारा 3 को और देख लेते हैं, जो साधारण स्पष्टीकरण और पद की बात कर रही है साधारण अपवाद के अंतर्गत, ठीक है ना। साधारण स्पष्टीकरण और पद ये स्पष्ट कर रहा है। धारा 3 इस बात को स्पष्ट कर रही है कि जो भी शब्द इसमें बताए गए हैं और इसके अतिरिक्त जो स्पष्टीकरण आपको और देखने को मिलेंगे, इसमें आपको अपराध देखने के मिलेंगे। जो आगे अपराध आने वाले हैं उसमें अपवाद भी सम्मिलित हैं। पुलिस अधिकारी आते हैं, आपको उठा करके ले जाते हैं पुलिस स्टेशन, आपने कुछ नहीं किया, अपराध नहीं किया, फिर बाद में पता लगता है कि आप ही के नाम का व्यक्ति आपके ही मोहल्ले में रहता है और वो गलती से आप कर को उठा करके ले गए, तो क्या उन्होंने अपराध कर दिया? तो ये चीज, तो ये उनकी भूल थी, तो विधि की भूल, ये तथ्य की भूल थी और इसे क्षमा किया जा सकता है। तो ये अपवाद रूप में इसके अंतर्गत डाले गए हैं कि कोई भी अपवाद सम्मिलित है हर सेक्शन के ऊपर। आपने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी, बाद में पता लगा आपने प्राइवेट डिफेंस किया है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा की है, तो आपको उसका बचाव दे दिया जाएगा। तो यही है साधारण अपवाद का। हर धारा के अंतर्गत जितनी भी धारा 356 धारा इस अधिनियम में है, तो 356 धाराओं के ऊपर वो अपवाद भी चलते हैं। कि आपने किसी की उपहति कर दी, चोट पहुंचा दी, पता लगा आपने चोट तो तब पहुंचाई है जब सामने वाले व्यक्ति ने आपके ऊपर गोली चला दी, उसके बचाव में आपने चोट पहुंचाई है। तो ये जो चीजें हैं स्पष्टीकरण, जो साधारण अपवाद है, ठीक है ना, वो आपके साथ साथ हर धारा में चलेंगे। आशा करता हूं आपको परिभाषाओं के साथ चीजें समझ में आई होंगी। जो नहीं आई है, कोई कसक रह गई है, वो आप कमेंट सेक्शन में डालें। आपको और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए एक नया सेशन चला लेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है ना। तो इसी के साथ बने रहिए लीगल इलीगल विद तुषार। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।